ध्यान देने की बात है कि जो हमारी मैन पावर है, जो जिसने काम करना है, उसके लिए इन्वायरमेंट का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छा माहौल नहीं होगा तो हमें आउटपुट अच्छी नहीं मिलेगी। अक्सर होता ये है कि कार्यस्थल पे जिसकी असर हमारी काम की क्वालिटी पे पड़ता है, उसकी गुणवत्ता पे पड़ता है। तो जब हम एज ए बिजनेस कर रहे हैं, एक व्यापार कर रहे हैं, और खासकर हम उस पर लीडरशिप चाहते हैं और एक प्रतिस्पर्धा से हमें निकलना है, तो हम इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और वहाँ पे जहाँ पे हमारा ऑफिस है, जहाँ पे हम इसको कॉल सेंटर है, तो वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो उस पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है, ऑफिस का इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है। उसमें सबसे बड़ा रोल है, अगर हम कोई टूल भी रखते हैं तो टूल भी से भी हम अच्छी आउटपुट तब ले सकते हैं जब उसको सही ढंग से रखा हुआ, सही ढंग से उसका प्लेस उसको किया। तो उसी तरीके से वर्कर्स का है, वर्कर्स के लिए वर्क प्लेस का माहौल अच्छा होना ज़रूरी है। जैसे कुर्सी है, तो कुर्सी ऐसी होनी चाहिए कि उसके लिए कंफर्टेबल हो, एडजस्टेबल हो, मूवमेंट उसमें हो। अगर उसको कुर्सी में मूवमेंट हो, हार्ड कुर्सी आप यूज कर दें तो उसकी आउटपुट गिर जाएगी। दूसरी चीज़ है टेबल, टेबल में भी एडजस्टेबल हो, उसके जो फुट रेस्ट जहाँ पर करता है तो वहाँ पर आराम से वो रख सके, और अगर एडजस्ट हो सकती है टेबल भी होनी चाहिए। और अगर वो कंप्यूटर यूज कर रहा है, जो बात हो रही है यहाँ पर कॉल सेंटर्स की, तो कंप्यूटर की जो मॉनिटर है उसकी हाइट कम होनी चाहिए, आंखों के सामने होना चाहिए, और उससे नीचे भी नहीं होना चाहिए ताकि गर्दन पर जोर पड़े, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, उससे भी उसको दिक्कत होगी। और उसकी ब्राइटनेस भी कंफर्टेबल होनी चाहिए, आंखों को चुभनी नहीं चाहिए। ये कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया। दूसरी चीज़ है कि आप वहाँ पर जो स्पेस है, कभी कभी क्या करते थे, क्लोज बिठा देते हैं, फिर मूवमेंट नहीं होता, एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। तो स्पेस अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर मूवमेंट कर सके। और दूसरी चीज़ क्या होती है, अपना सामान रख सके। तीसरी चीज़ होती है कि वहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ताकि उसको दिक्कत ना हो जो वर्कर हैं। और लाइट अच्छी होनी चाहिए, एयर अच्छी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि शोरगुल नहीं होना चाहिए, नॉइस नहीं होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखने की बात है जहाँ पे हम वो कर रहे हैं। एक कॉल सेंटर, खासकर बात ही कॉल सेंटर की जुड़ी हुई बिजनेस से है, क्योंकि हल्ला होगा, डिस्टर्बेंस होगी, तो फिर जो आपके कस्टमर बात कर रहा है वो भी उस पर डिस्टर्ब होगा। अगली चीज़ आती है कि हमारे वर्किंग आवर्स। अब ये काम किया है कि पूरे दिन भर कॉल अटेंड करने हैं, तो मेंटली काफ़ी प्रेशर रहता है, अलग अलग टाइप के कस्टमर को हैंडल करना होता है। तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि उसको भी रेस्ट मिलना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो एक नॉर्मली जो वर्क आवर्स होते हैं 9 घंटे का मान के चलते हैं, उसमें 8 घंटे काम, 1 घंटा रेस्ट, 1 घंटे में भी 2 घंटे के बाद 15 मिनट का टी ब्रेक, उसके बाद अगले 2 घंटे के बाद आधे घंटे का लंच या डिनर। अगर नाइट ड्यूटी चलती है कि कॉल सेंटर में तो डे नाइट ड्यूटी होती है, तो डे में है तो लंच ब्रेक आधे घंटे का, नाइट में है तो डिनर ब्रेक। उसके बाद फिर डिनर के बाद या लंच के बाद 2 घंटे बाद फिर टी ब्रेक, और उसके बाद अगला 2 घंटे के बाद रैप अप करके दूसरा शिफ्ट आ जाएगा। तो ये टाइमिंग का है। इसके बाद आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब कस्टमर अब एज ए बिजनेस, एज ए कॉल सेंटर और ये एज ए ऑर्गेनाइजेशन को पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि आजकल ऑर्गेनाइजेशनों में होता है कि गुटबाजी होती है, एक गुट दूसरे गुट को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फेल होते हैं, पॉलिटिकल संगठन भी फेल होते हैं। अगर मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ वो भी फेल होगा। अगर मैं कोई दूसरा बिजनेस कर रहा हूँ और वहाँ भी इस तरीके की बातें होंगी, हम एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ भी हम लोग फेल होंगे। तो एक सबसे अच्छी बात है कि सबके प्रति, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, उसको एक दूसरे के प्रति, सीनियर को जूनियर की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जूनियर को तो करनी ही चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम
एक दूसरे के प्रति कम्युनिकेशन बढ़ेगा, गलतफहमियां दूर होंगी, और जो वो है रिटेंशन जिसे मैं बात कर रहा था कि लोग छोड़ेंगे नहीं, आपके संगठन को नहीं छोड़ेंगे, आपका जो भी आप काम कर रहे हो उस पर ज़्यादा देर तक लोग लगे रहेंगे, और आपका बिजनेस में आपके कस्टमर बने रहेंगे। तो अगर संगठन के अंदर अगर आप पॉलिटिकल पार्टी भी आप चला रहे हो, उसमें अगर लंबे समय तक आप चाहते हैं कि लोग जुड़े रहें हमारे साथ, तो रिस्पेक्ट करना जरूरी है, सबका रिस्पेक्ट। हो सकता है जो जूनियर है वो काम कम करता हो, उसको इतना अनुभव नहीं हो, परंतु उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ताकि आपसी कम्युनिकेशन बढ़े, एक दूसरे से बातें चित बढ़े, और सारे लोग अच्छे माहौल के अंदर काम करें। तो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, वर्क प्लेस की रिस्पेक्ट का एक सबसे बड़ा महत्व है। तो वर्क प्लेस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, फैक्टर है। इसमें एक समझने की बात है, चाहे वो पॉलिटिकल वर्क प्लेस है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो व्यापारिक है, बिजनेस है। तो वहाँ पर अगर हम एक ऐसा माहौल बनाएं, चाहे वो बिजनेस में कोई मालिक है, तो मालिक को नौकर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और रिस्पेक्ट नौकर तो करेगा ही करेगा। तो इससे क्या होगा कि नौकर को लगेगा कि मालिक मेरा ध्यान रखता है, तो वो ज़्यादा देर तक वहाँ रहेगा। नहीं तो क्या करेगा, 2 दिन आएगा, कुछ दिन आएगा, काम करेगा, जैसे उसको मौका मिलेगा छोड़ देगा। वही चीज़ दूसरी चीज़ है, सोशली भी कोई लोग आपके साथ तब तक जुड़ा रहेगा जब तक उसको लगेगा यार ठीक है मेरा काम चलाना है, काम चलेगा। वो दूसरे दिन से आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी यही है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपसे जुड़ा रहेगा, नहीं तो क्या होगा, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेगा, जैसा कि आजकल होता है। तो सबसे ये जो माहौल है वर्क प्लेस में, उसमें रिस्पेक्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। और वर्क प्लेस हो कोई भी हो सकता है, मैंने जैसे बताया कि लीडरशिप का मतलब हम आगे नेतृत्व करें, चाहे वो बिजनेस का नेतृत्व हो, चाहे सामाजिक सेवा का नेतृत्व हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो। और उसका मतलब नहीं है कि हम किसी पार्टी के मुखिया हैं या बड़े कार्यकर्ता हैं, आप छोटे कार्यकर्ता भी हो सकते हो, पर लीडिंग पावर होनी चाहिए। तो उसमें जो वर्क प्लेस का माहौल मैंने बताया, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और उनसे ये स्ट्रेंथ। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन की जो हेल्थ होती है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका संगठन, चाहे पॉलिटिकल संगठन है, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी ताकत बढ़ती है। अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो तो आप एक दूसरे के साथ बड़े घनिष्ठता आपकी बढ़ जाती है। आपका कोई भी सदस्य, आपका कोई भी ग्राहक अगर आप बिजनेस में हो तो आपसे दूर नहीं भागता, आपसे जुड़ा रहता है। आपकी दुकान में अगर 2 दिन तक भी सामान नहीं आएगा तो कहेगा कोई बात नहीं, आप ले आओ, जब आ जाएगा तब ले जाऊंगा, परंतु दूसरी दुकान में नहीं जाएगा। पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। अगली चीज है कि आपका जो पूरी टीम है, चाहे वो आपका ग्राहक और आपके रिलेशन है, आपके सोशल नेटवर्क में, या आपका जो समाज में आप काम कर रहे हो, आपके सामाजिक जो मॉरल है वो है, और चाहे आप पॉलिटिकली है, उसमें जो पूरी टीम है उसका जो मॉरल है वो बूस्ट होता है, वो बढ़ता है, उसका मनोबल ऊंचा रहता है। अगर हम वहाँ पर जब वो आता है तो एक अच्छा हंसते हुए प्रवेश करता है ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में हंसता हुआ प्रवेश करता है, और हंसते हुए पूरे दिन भर काम करते हैं, एक अच्छा माहौल बना रहता है, मनोबल वर्कर का ऊंचा रहता है, आउटपुट अच्छी मिलती है। और जो एक होता है अक्सर, अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में आप काम करते हो, या कहीं भी आपको सामान लेने आप कहीं जा रहे हो, किसी दुकान में, बिजनेस से है, तो आप सोचते हो यार उसका वो तो ऐसे ही बंदा है यार, उसकी दुकान में मैं नहीं जा रहा। या फिर नौकरी पर जाते समय यार मूड नहीं करता, साला वहाँ बॉस ऐसा ही है। या पॉलिटिकली आप किसी से जुड़े हो तो कहेंगे यार वो आने वाला वो साला वो बदतमीज है। तो इस तरीके से लोग अपसेंट रहते हैं, इस तरीके का एक मनोबल। अगर आपके वहाँ रिस्पेक्ट की भावना है तो लोग अपसेंट बहुत कम रहते हैं। आप कहीं मीटिंग करते हो वहाँ पे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जब हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की भावना होगी तो हम कहीं भी अगर एक मीटिंग कॉल करेंगे तो वहाँ गैदरिंग अच्छी होगी। अगर मैं दुकान खोलूँगा तो मेरे पास कस्टमर आएगा और मेरी अच्छी सेल होगी, कस्टमर की अच्छी भीड़ जमा होगी। वैसे सोशली लोग मेरे को ज़्यादा पूछेंगे, ऐसे ही हालचाल पूछने भी, हाय हेलो करने भी आ जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि मैं कैसे रिस्पेक्ट भावना वहाँ पर रखता हूँ। और इससे क्या होता है, सबसे बड़ा
एक मैंने जो बार बार वीडियोज में कह रहा हूँ कि माउथ एडवर्टाइजमेंट, अगर आपके वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, आप रिस्पेक्ट अच्छी करते हैं एक दूसरे की, तो एक आपका एक जो कल्चर है, एक मैंने कहा ना स्वच्छ राजनीति, अगर राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं तो एक स्वच्छ राजनीतिक एनवायरनमेंट पैदा होगा, एक पूरा चेंज आएगा, राजनीतिक चेंज आएगा और एक अच्छा मैसेज आएगा, आपकी एक रेपुटेशन अच्छी होगी कि वो पार्टी बहुत अच्छी है, वो संगठन अच्छा है, वो उसके वो दुकानदार बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, एक आपकी एक जो प्रतिष्ठा है वो बहुत अच्छी बनती है। और जो आपकी रिजल्ट हैं आपके प्रति आते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी जो मैंने पहले बताया कि एक अच्छा माहौल होगा तो आपके आउटपुट बढ़ेंगे, आपका संगठन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके जो पॉलिटिकल पार्टी हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे आज की डेट में क्या है, पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक द्वेष, नफरत, झांसा, अलग अलग कई तरह की बातें फैलाते हैं, नशे, झांसा, अलग अलग चीज, चुनाव में पैसा इतना लगाते, क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिष्ठा ऐसी नहीं बना रखी है, स्वच्छ राजनीतिक छवि उनकी नहीं है। अब उस छवि को कैसे वो पार पाएंगे? तो उसके लिए वो कुछ दूसरा तरीका अपनाते हैं फिर। तो उसकी वजह यही है, अगर हमको मैं पॉलिटिकल पार्टी हूँ, मुझे घृणा, नफरत, द्वेष फैला करना पड़ रहा है, मुझे शराब पिलानी पड़ी है, मुझे पैसा खिलाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी जो एक स्वच्छ मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, वो मैं अपनी रेपुटेशन जो मेरी होनी चाहिए वो स्थापित करने में नाकाम रहा हूँ, इसलिए मेरे को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये वो चीज़ है कि हम अपनी, जैसे कोई आदमी जीत गया तो जो जीता वही सिकंदर तो होता ही है, परंतु ये देखना पड़ेगा, अगर हम पैसा दे के जीते हैं, शराब पिला के जीते हैं, दूसरी चीज़ें करके जीते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी रेपुटेशन बाजार में नहीं है, हमको ये चीज़ें खर्च करने के बाद करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, और वैसे सोशली है और वैसे ही बिजनेस में भी है, बिजनेस में भी आपका बिजनेस अगर नहीं चल रहा है और दूसरी दिक्कतें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आप रेपुटेशन बनाने में नाकाम रहे हैं। ये था उसका आपका जो पार्ट था, तो उसका इन्वायरमेंट का, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट का। इसके बाद मैं आऊँगा आपके पास जो खरीद फरोख्त बढ़ी है राजनीति में, वो राजनीति में भी वही डाटा वाली चोरने की बात आ गई है, लोगों की खरीद फरोख्त होती है और उसका जो बेस होता है। अब डाटा क्या होता है इसको समझने की बात है। डाटा चीज़ क्या है? डाटा क्या होता है? किसी भी ग्राहक की जानकारी, ग्राहक आपका वर्कर, आपका अगर पॉलिटिकल पार्टी हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके और वो है कार्यकर्ता है, जो आपका मतदाता है, उसके जो आपके पास डिटेल्स हैं और उसकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनके आपके पास हो सकते हैं, डिटेल सारों जो आपके मजबूत वो है, किले हैं, वहाँ पर कौन सा व्यक्ति है, किसके थ्रू आप कैसे कांटेक्ट करते हो, कैसे अपना बेस बढ़ाते हो, वो हो सकते हैं। अगर आप सोशल वर्कर हो, आपके लिंक्स हो सकते हैं, आप बिजनेस कर रहे हो तो वो आपके कहाँ आप कांटेक्ट हैं, किस से मिलके अपना बिजनेस बढ़ाते हो, ये सारे डाटा आपके सबसे बड़ी आपके पास होते हैं। और दूसरा डाटा क्या हो सकता है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो हुआ कस्टमर का, ये हुआ जिसका आपने बिजनेस लिया उसका डाटा। अगर आप खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम चलता है, कैसे वर्क फ्लो है, कौन व्यक्ति क्या करता है, किसकी क्या क्या जिम्मेदारी है, उसमें कैसे कैसे आप अपने वर्क को हैंडल करते हो, एक से पूरा सिस्टम जो आपका है वो भी आपकी कंपनी का डाटा है। तो अब इसकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, आपका प्रतिद्वंदी क्या करेगा, उन चीज़ों को आपसे चोरी करने की, लेने की कोशिश करेगा। और ऐसे चीज़ों को जो जिन व्यक्ति के थ्रू वो आपसे चोरी कर सकता है, उनको आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके अंदर डालने की कोशिश करेगा ताकि आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो सके, वो चोरी कर सके। अब इन चीज़ों को, क्योंकि ये सारी संभावनाएं हैं, तो हमको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर, अपने संगठन के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी
एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, ताकि वो हमारे कार्य करने की शैली ही एक ऐसा हो कि डाटा सिक्योरिटी का हिस्सा हो जाए, ताकि ये जो संभावना है ये जीरो हो सके। अब ये संभावना जीरो करने के लिए हमें क्या करना है? हमें कुछ जो वो मापदंड अपनाने पड़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड रखने पड़ेंगे कंपनी में भी, ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी है, ये चीज़ होगा, ये चीज़ नहीं होगा। हमको उन सारी, अब क्या होता है, जानकारी की गोपनीयता या सुरक्षा का मतलब क्या है? पहली चीज़ तो ये समझने की बात है। मैंने बताया कि डाटा क्या हो सकता है। डाटा कस्टमर के इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, डाटा जिसका आपने कॉन्टैक्ट लिया उसके इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं उसके इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, आपके खुद के इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। ये सारे डाटा है। अब इन डाटाओं की चोरी क्या है, मैंने कुछ समझाया डाटा की चोरी क्या होती है। आगे मैं और भी जाता हूँ कि लोग क्या करते हैं, आपकी साइट कहते हैं ना ब्लॉक कर दिया है, वो कर दिया, हैक कर दिया, कई चीज़ें होती है। वो कैसे होती हैं, वो क्या चीज़ें, उस पर मैं आ रहा हूँ। उससे पहले मैं जो एक हनुमान 40 वो सुना रहा हूँ आपको, उसको सुनाता हूँ, फिर आता हूँ आपके बीच में। देते हैं, सहयोग करते हैं, उनके डिटेल हमारे पास होगी। हम जिनके थ्रू मार्केट में काम कर रहे हैं वो हमारे लिंक्स होंगे, उनके इन्फॉर्मेशन हमारे पास होंगी। ऐसे हमारे अंदर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनके इन्फॉर्मेशन हमारे पास होंगी, और हमारे आपस में जो कार्य शैली है उसके इन्फॉर्मेशन हमारे पास होंगी। तो वो लीक हों, अगर मैं सोशल वर्कर हूँ तो मुझे कोई मदद कर रहा होगा, मेरी काम शैली होगी वो है। अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो उसके भी अलग अलग वो हैं। तो इन सारी चीज़ों को मेरे को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में कोई किसी तरीके का डिस्टर्ब ना करे, कोई उसको पढ़ ना सके, कोई उसमें फेरबदल ना कर सके, मॉडिफिकेशन ना कर सकते, इस टाइप का हमको उससे कोई रिकॉर्डिंग फ़ोटो खींच के, हार्ड कॉपी उससे कैमरे से फ़ोटो खींच दी। आजकल मोबाइल है सबके पास, तो फ़ोटो खींच के ले गया, बाकी बाहर जाके लीक कर दी। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें मापदंड अपनाने पड़ेंगे गोपनीयता बनाए रखने के लिए। नहीं तो क्या होगा, वो हमारी सारी चीज़ें, क्योंकि प्रतिस्पर्धा है मार्केट में, और दूसरे की हमेशा एक कोशिश होगी कि हम आपकी डाटा लीक चोरी करें, डाटा कैसे न कैसे आपके प्राप्त करें। तो वो हमें ध्यान रखना है। अभी कभी भी क्या करना है हमें, जो इनकी जो विशेष जो कि गोपनीय जानकारी किसी भी फॉर्म में लिखित हो, वर्बल हो, चाहे हार्ड कॉपी हो, चाहे सॉफ्ट कॉपी हो, ध्यान रखना है। अभी क्या होता है, बार बार एसएमएस आते हैं लोगों के पास, बैंक कहता है कि हम किसी भी तरीके की कोई भी गोपनीय जानकारी किसी की नहीं देते हैं, नहीं मांगते। एक चीज विशेष ध्यान देने की जरूरत है, कोई भी आपका फोन भी आपका एक गोपनीय चीज है, और कोई भी ऑथराइज, कोई भी जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, सही ऑर्गेनाइजेशन है, सही बंदा होगा, ईमानदार आदमी होगा, वो आपसे आपका फ़ोन नहीं पूछेगा कभी भी। दूसरी चीज़ें आ जाती हैं कि ये चीज़ बता दो, तो जो 420 या डाटा चोरी करने वाले होते हैं वो ऐसा करते हैं, और बैंक बार बार कहता है कि हम ऐसे एसएमएस नहीं भेजते हैं, हम किसी की जो पर्सनल जानकारियाँ ऐसे फ़ोन पर या दूसरी चीज़ें नहीं लेते हैं। तो ये क्या है, ये वो गोपनीय जानकारी है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना फ़ोन नंबर ही बता देते हैं, दूसरी चीज़ें भी बता देते हैं, एड्रेस ही बता देते हैं अपना। वो कोई मांगता है कि आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, तो वो सारी दे देते हैं। परंतु ये चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, किसी को नहीं देनी चाहिए, गोपनीय है। और ये विशेषकर जिस पर हमें सामने सामने खास विश्वास हो, और अब उसकी भी शर्तें हैं कि वो अपनी जानकारी कब तक रखेगा, उसमें मैं आगे आके बात करूँगा। तो पर हमें देनी नहीं चाहिए, और ध्यान दिमाग में ये रखना चाहिए कि अगर कोई आदमी, अगर हम बैठे हैं, मुझे किसी बैंक का हम कॉल सेंटर हम ऑपरेट कर रहे हैं, और किसी ग्राहक का कॉल आता है, तो हमें पहले वो पूछता है, अब पूछेगा अपने बैंक डिटेल पूछेगा, बैंक के बारे में पूछेगा, तो हमें कुछ मापदंड अपनाने पड़ेंगे। अब सारे लोग करते होंगे बैंकों के कॉल सेंटर में फ़ोन, तो देखते होंगे वो कई चीज़ें ऐसे पूछते हैं कि वेरीफाई करते हैं कि ये जेन्युइन कस्टमर है या कोई फ्रॉड है या कोई धोखाधड़ी कर रहा है।
तो वो जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। ये मापदंड है वो कार्यशैली, वो उसका मापदंड है। आप उससे झगड़ा नहीं करना। अगर कई लोग लड़ते भी होंगे कि भाई मेरा बैंक अकाउंट है, आप कैसे मेरे से ऐसी चीज़ें पूछ रहे हो, परंतु क्या होता है वो कहते हैं नहीं नहीं, ये हमें हमारे वो है जो गाइडलाइन है या जो भी है, हम इसके लिए बाध्य हैं। पर वो बाध्यता क्या है कि उनके काम करने की एक कार्यशैली है कि आपको ये सवाल पूछने हैं। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं कि ये वही कस्टमर है जो अपनी इन्फॉर्मेशन जो जिसकी मांग रहा है, तभी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप देखते हो कि फ़ोन कर रहा है और जब आप पूछते हो उससे कि तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है, तो आपके बैंक में उसका फ़ोन नंबर तो दूसरा है। आपने पूछा कि आपका ट्रांजैक्शन क्या है, पिछले 2-3 ट्रांजैक्शन बताओ, वो बता नहीं पा रहा है। तो कई इन्फॉर्मेशन बताओ, इसका मतलब क्या वो फ्रॉड है, वो है ही नहीं। तो इन कई चीज़ों का जो मैंने कहा कि आपको मापदंड अपनाने हैं जब भी आप काम करते हो, तो वो मापदंडों को अपना के ही आप आगे काम कर सकते हो, तभी आपका सक्सेस होगा। आपकी जो डाटा की गोपनीयता है तभी बनी रहेगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये ध्यान देने की बात है, कभी भी एक ग्राहक की गोपनीय इंफॉर्मेशन दूसरे ग्राहक को पता नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त भी क्यों नहीं है, चाहे वो फैमिली मेंबर है। अगर बाप और बेटे का भी अकाउंट है, अगर बाप पूछता है बेटे के अकाउंट के बारे में, तो वो भी आपको नहीं बताना चाहिए कि आपके लिए तो दोनों ग्राहक हैं। अब बाप बेटे हैं तो वो अपने घर के लिए है, आप एक प्रोफेशनल हो, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और चाहे वो हार्ड कॉपी हो, चाहे वो हो, चाहे उसका प्रतिद्वंदी हो, चाहे दूसरा व्यक्ति हो, ये हमको विशेष ध्यान देने की बात है उसमें। अब आती है कि ये गोपनीयता होती क्या है, ग्राहक की गोपनीयता चीज़ क्या है। ये तो था कि हमको कैसे कैसे सिक्योरिटी करनी, वो सुरक्षा करनी है, वो मेरी भी हो सकती है, ग्राहक की भी हो सकती है, जिसका हमने कॉन्टैक्ट लिया है उसका भी हो सकता है। और मैंने बस सारे समझा दिया था। अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो आपका जो डोनेशन देते हैं उनकी डिटेल आपके पास वो हो सकती है। आप जिनके माध्यम से मार्केट में काम कर रहे हो उनकी डिटेल हो सकती है। आपके पूरे सिस्टम की डाटा हो सकता है, वो भी लीक हो सकता है। आप सोशल वर्कर हो तो आपको कोई मदद करते हो, उनके डाटा हो सकते हैं। आप कैसे काम करते हो वो आपकी कार्यप्रणाली हो सकती है। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस लिंक हो सकते हैं, आपकी बिजनेस कार्यशैली हो सकती है। आपके अंदर कौन क्या कर रहा है, कौन सी जिम्मेदारी संभाल रखा है, कैसे क्या करता है, कैसे हैंडल करता है, आपकी अंदर की इंफॉर्मेशन जो लीक होती है, घर का भेदी कहते हैं ना, विभीषण। अब डाटा लीक करने का मतलब विभीषण ने क्या किया या जयचंद ने क्या किया, डाटा लीक किया। विभीषण ने क्या किया, डाटा लीक किया। वही चीज का ध्यान रखना कि इन लोगों से, ठीक है विभीषण भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जयचंद भी हमारे वहाँ काम कर रहा है, परंतु ऑर्गेनाइजेशन को अंदर एक ऐसी वाल, एक ऐसी दीवार, एक ऐसी बीच में रिस्ट्रिक्शन खड़ी होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ों को विभीषणों के होते हुए भी, जयचंदों के होते हुए भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकें, हम अपने संगठन को बचा सकें, हम अपने बिजनेस को बचा सकें। तो ये कैसे होगा उस पर मैं अभी आगे बात करूंगा। इससे पहले मैं आपको जो ये भजन सुना रहा हूँ हनुमान चालीसा का, वो सुनाता हूँ, फिर आपके बीच में आता हूँ कि हम कल को कोई इसके दिमाग को भटका दे तो कुछ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों के लिए हमें क्या अपनाना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अब हमें क्या करना है, हमें लोगों पर विश्वास नहीं करना है, हमने अपने सिस्टम को पूरा फुल प्रूफ बना देना चाहिए ताकि उसकी गोपनीयता, डाटा की गोपनीयता और सुरक्षा बनी रहे। वो सिस्टम में हमें अपनाना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको जो ग्राहक से, पहली चीज फर्स्ट कदम है, ग्राहक से हमने काम किया, ग्राहक ने अपनी इंफॉर्मेशन हमें दी, और वो जो प्रोसेस के लिए हमने वो ग्राहक से इंफॉर्मेशन ली, वो प्रोसेस कंप्लीट होते ही हमें ग्राहक की सारे डाटा, जो इंफॉर्मेशन ग्राहक ने हमें अपने बारे में दिए हैं, व्यक्तिगत डाटा दिए, वो नष्ट कर देने चाहिए। जैसे हमने कोई चीज़ की, उससे पूछा आपका एड्रेस क्या, आपका फ़ोन नंबर क्या, अपना जो भी डिटेल उसने मांगी, हमने वो सारी हमने ली। हमारी जो काम प्रोसेस के लिए हमने लिया था वो प्रोसेस कंप्लीट किया, तो उसके डाटा को नष्ट कर दो या उसको रिटर्न कर दो। पहली चीज़ है जिम्मेदारी खत्म, उसके डाटा लीक नहीं होंगे। दूसरी चीज़ है किसी भी जो वो है आपका कर्मचारी है, अंदर जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, उनको क्या करना है कि वो कोई ऐसी चीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना लाए अनऑथराइज्ड, कि वो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस
या फोटोकॉपी करके या कोई चीज़ अंदर ऐसा ना जाए कि वो लाएं और अंदर से उस एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस लगा के उसमें डाटा को स्टोर करके ले जाए, तो उनका आपको अंदर अलाउ नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज क्या है, जो आपका सुरक्षा स्टाफ है उसको साफ निर्देश दिए जाने चाहिए कि भी कोई भी व्यक्ति, जैसे आजकल तो मोबाइल फ़ोन भी है, मैंने मोबाइल फ़ोन में लोग फ़ोटो खींच लेते हैं, दूसरी चीज़ कर लेते हैं, तो जहाँ पर ये डाटा वाली बात होती है, जहाँ पर ये बिजनेस वाली बात होती है, जहाँ पर बहुत बड़ा डाटा आप लोगों के पास होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, जब ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे लोगों को मोबाइल फ़ोन भी अलाउ नहीं करते अंदर ले जाना। कोई भी चीज़ आप ले जा नहीं सकते हो और अंदर से बाहर नहीं ला सकते हो। अगर बाई चांस गलती से अंदर ले गए तो बाहर नहीं ला सकते हो। ये सारी सुरक्षा जांच का की जिम्मेदारी होती है, जो वहाँ पर सुरक्षा गार्ड होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है वो पूरा चेक करें, और कोई भी कर्मचारी किसी भी तरह का एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस किसी भी तरह का हो वो नहीं ले जाए। परंतु आज की डेट में तो कई चीज़ें एडवांस हो गई हैं। आप वहाँ पर अपना ईमेल के थ्रू डाटा लीक कर सकते हो, आप दूसरे आपके पास सोशल नेटवर्क के लिंक्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ से आप अपने डाटा वहाँ से डाटा लीक कर सकते हो। कई तरीके हैं, ये जरूरी नहीं है आप हार्ड वो ले जाए, अब सॉफ्ट वे भी है। आप सिक्योरिटी वाले ने तो चेक किया आपके पास नहीं कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है, आप कोई कागज़ नहीं ले जा रहे हो, आप कुछ नहीं ले जा रहे हो, और इन सारे सब के बावजूद कई चीज़ ऐसी हैं कि अब फिर भी डाटा लीक होने की संभावनाएं होती हैं। अब उन सारी चीज़ों पर फोकस रखना चाहिए एज ए एक्सपर्ट। और ये जो आईटी से जुड़े हुए लोग हैं ये उनकी जिम्मेदारी। मैंने कहा कि जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की बात की थी, मैंने उसमें भी कहा था कि हमारे पास आईटी के भी एक्सपर्ट होने चाहिए। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि एक तो सबसे पहले हमने वो करने थे, जितने भी पीसी हैं उसको डिसेबल करना चाहिए कि उसमें कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस नहीं लगा पाए। ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर हैं होते हैं कि हम कोई भी अगर अपना पेन ड्राइव या कुछ लगाना चाहे तो वो उसको स्वीकार ना करे, वो उस पर काम ना करे। एक ऐसा सॉफ्टवेयर उस पर वो लगाए, आईटी वाले वो करें। और जो पांचवा है कि हम अपने जो फायरवॉल है हमारे सिस्टम का, उसमें कोई भी जो अनऑथराइज साइट हैं, वेबसाइट हैं, जो मैं कह रहा था अभी कि लोग क्या करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, अपने ईमेल के थ्रू उस पर यूज कर लेंगे और डाटा आपके लीक कर सकते हैं। तो इसके लिए चीज़ क्या होगी, कोई भी जो साइट पर आप काम कर रहे हो उसके अलावा कोई दूसरी साइट वहाँ ना खुले, इसके लिए वहाँ पर फायरवॉल में वो व्यवस्था उस सिस्टम के थ्रू सबको ब्लॉक कर दें। अब क्या होता है कि जो आपका कंप्यूटर में बैठा है, पीसी में बैठा है, अगर उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं, अगर वो विभीषण और जयचंद की भूमिका निभाना चाहता है, आपने फायरवॉल में भी सब चीज़ व्यवस्था कर दी, आपने सॉफ्टवेयर में भी कह दी कि वो एक्सेस दूसरा एक्सटर्नल डिवाइस नहीं लगा सकता है, आपने सारे कंप्यूटरों में व्यवस्था कर दी, सिक्योरिटी वाले ने चेक कर लिया कि कोई बाहर से कोई चीज़ ना ले जाए, हार्ड डिवाइस ना अंदर से बाहर लाए ना बाहर से अंदर लाए, वो भी आपने सिक्योरिटी कर दी। अंदर आपने फायरवॉल में भी कर दी, फिर भी क्या है वो भी जो कंप्यूटर पर काम कर रहा है वो भी कम है नहीं होगा, वो फायरवॉल में भी आपका करेक्शन कर सकता है। वो आपके जो आपने सॉफ्टवेयर में कर रखा है कि आप एक्सटर्नल डिवाइस नहीं लगा सकते हो, उसमें भी वो कर सकता है। तो इन चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए कि वहाँ पे वो जो आपके अंदर आईटी के बंदे हैं उनको कुछ बंदे ऑथराइज होने चाहिए, उनके अलावा उन चीज़ों को कोई एक्सेस ना कर सके, ये भी उसमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबको, कंपनी के सभी यूजर को अधिकार देने पड़ेंगे। क्या होता है जब हम नेटवर्क डिवाइस वो करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, ऑथराइज करते हैं लोगों को कि कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। क्योंकि अब चीज़ें हो रही हैं तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी सिस्टम में सॉफ्टवेयर हैं डिजाइन किए गए हैं, तो वहाँ पे किसकी कौन क्या क्या कर सकता है
वो ऑथराइज किया जाएगा। और जो आदमी ने जो काम करना है, जो वहाँ पे बैठा है, उसके लिए जो चीज़ जरूरी है वही चीज़ उसमें अलाउ किया जाए, बाकी चीज़ों को ब्लॉक किया जाए। ऑथराइज पर्सन से अलाउ दूसरी को राइट ना दिए जाए इन चीज़ों के। वो सॉफ्टवेयर में जब नेटवर्किंग डिजाइन होती है, कंप्यूटर में इस चीज़ों को किया जाता है, तो उस चीज़ों को कंट्रोल किया जाए सर्वर के थ्रू। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हम जब भी किसी को नौकरी पर रखें, जब भी किसी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखें, सिस्टम में रखें, तो हम उससे एक एग्रीमेंट, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कराएं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें वो लिखे कि मैं किसी भी तरह का यहाँ के जो इंफॉर्मेशन है, जो यहाँ के डाटा हैं, उनको लीक नहीं करूँ। ठीक है, मैंने जो देखो होता क्या, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अब ये जो मैं सारे कार्यक्रम चला रहा हूँ, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है उन लोगों के लिए जो उनको आगे जाके नौकरियाँ भी करनी है। ये उसी के लिए नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो, लीडरशिप कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो। अब किसी को नौकरी भी करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, तो कैसे काम होता है वो भी वो एक्सपीरियंस इस चीज़ों से कर सकता है। तो आजकल क्या होता है कि एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करा देते हैं, ताकि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम कोई अपनी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनी को नहीं देंगे। वो सबसे साइन कराना पड़ेगा, उसमें लिखाना पड़ेगा। अब क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल है ये, कि हम स्टार्टिंग में उसको बता दें, जैसे हम उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखते हैं, तो वो एग्रीमेंट वो साइन कर ले, तो उसमें सारी चीज़ें, शर्तें लिख दी जाएंगी कि ये शर्तें हैं, ताकि उसको डिटेल में अलग अलग समझाने की ज़रूरत ना पड़े। और जो सारी सिक्योरिटी हमने वहाँ पर स्थापित की हुई है सॉफ्टवेयर के थ्रू और सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू, वो भी उसकी समझ में आ जाए कि ये किस लिए है। और इसमें आगे बात करने से पहले मैं आपको ये जो हनुमान चालीसा का सुना रहा हूँ, ठीक है, नहीं कर रहे हो तो आपसे छोड़ने के लिए कह देंगे। और वैसे ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, वैसे ही सोशल और दूसरी चीज़ों में भी होता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है कि सावधानियाँ बरतनी है अगर हम कहीं काम भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। अगली चीज़ आती है कि हम जब काम करते हैं तो इन चीज़ों की मैंने भी कहा कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वर्कर्स की भी, एनवायरनमेंट की भी, डाटा सिक्योरिटी की भी, गोपनीयता भी बनानी है। साथ ही हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब काम करते हैं तो काम पूरी मन लगा के करना चाहिए। हमें हम जब किसी कहीं काम करते हैं, हम लर्न करते हैं। कभी ये मत सोचो कि हमारे ऊपर बोझ रख दिया गया है। अगर हम बोझ भी ले जाते हैं तो हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, उतने बोझ ले जाने की हमारी क्षमता बढ़ती है, हम कुछ सीखते हैं। तो वैसे ही हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब अगर काम करते हैं तो हमको सीखने का अवसर मिलता है। तो हम कभी ये नहीं सोचें, कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है, कोई भी कहते हैं ना वो नहीं है, जब पैदा हुआ उसको कभी किसी को कुछ नहीं आता था। हमेशा आदमी गलतियों से सीखता है, इसलिए गलतियों से डरो मत और काम करो। कहीं भी आप काम करते हो वहाँ पर इसकी चीज़ की, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पेक्ट करो और अब अपना एक्सपीरियंस अर्जित करो। और उस एक्सपीरियंस के बल पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो तो वहाँ से जब ले जाते हो तो अपना अनुभव ले जाओ, उसके डाटा कभी मत ले जाओ। ये ध्यान रखना, कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा लीक मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल क्या हो गया, बिजनेस में भी और राजनीति में भी और दूसरी चीज़ों में भी ये चीज़ आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि लोग डाटा की चोरी कराते हैं, लोगों को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से खींचकर और डाटा लेकर उनको धक्का दे देते हैं और डाटा का फ़ायदा उठाते हैं। ये इस टाइप की गंदी वो चीज़ हो गई है, बिजनेस में भी, पॉलिटिक्स में भी और सोशली भी हो गई है। हम दूसरे के लिंक्स का उपयोग करते हैं। डाटा, मैंने कहा ना, डोनेशन, अगर कोई आपका एनजीओ आप चला रहे हो, आपको कोई डोनेशन देता होगा तो वो दूसरे से लेके, आप कहाँ से डोनेशन लेते हो, क्या लेते हो, वो सारी चीज़ों को लेके आपके उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना, हमें एक्सपीरियंस अर्जित करना है, दूसरी चीज़ें नहीं करनी। अब मैं आ रहा था कि हम इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें। तो मैंने बताया कि हम नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट सबसे साइन कराएं और एक साइकोलॉजिकल माहौल बना दें, मनोवैज्ञानिक सबके ऊपर एक चीज़ हो कि हमको डाटा की वो नहीं करना, किसी को बताना नहीं है। हम अंदर आते हैं उस माहौल में काम करें, बाहर जाते हैं सब भूल जाएं। इस टाइप का हमारा होना चाहिए। घर जब तक अंदर है तो अंदर का माहौल, बाहर आए तो अंदर क्या करते थे, क्या किया, सब हम भूल जाए। इस तरह का हमें ध्यान रखना है।
बाकी काम का एक्सपीरियंस हमें गेन करना है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, अब ये तो खैर व्यक्तिगत मैंने बात बताई, अपना अपना करेक्टर है, कोई कैसे करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब रही उसकी बात कि हमें भी ध्यान रखना है कि हम कैसे आगे बढ़ें। तो ऑपरेशन एरिया जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा काम फंक्शन हो रहा है, जहाँ पर हमारा चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर कंट्रोल रूम जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पर सारे सर्वर है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर हम अनऑथराइज पर्सन की क्योंकि हम अगर कल को डाटा लीक होता है किसको पकड़ेंगे, तो हम उन्हीं को रखें जो आदमी वहाँ पे काम करते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा ना जा सके, ऐसी व्यवस्था हो। तो कैसे जो होगा ऐसा, तो उसके लिए हम फिंगरप्रिंट से डोर खुले या दूसरा जो ऐसा सिस्टम नहीं कर सके। तीसरी चीज है कि आज की डेट में जो सर्वर होते हैं, जब हमारा कॉल सेंटर की बात हो रही है, यहाँ पर एक बड़े बिजनेस उसका सेटअप के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा, सर्वर होगा, सर्वर के बाद नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क लगा हुआ, तो सारा कंट्रोल कहाँ से हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें कहाँ से कंट्रोल हो रही होंगी, सर्वर से कंट्रोल हो रही होंगी, किसको ऑथराइज करना है, किसको ऑथराइज नहीं करना है, क्या क्या राइट्स देने हैं, क्या क्या राइट्स नहीं देने हैं, ये सारे सर्वर रूम पर जो IT वाले होंगे वो करेंगे। तो वो भी सुरक्षित होना चाहिए, वहाँ भी अनऑथराइज मतलब कोई एक होना चाहिए, तो स्वयं जो उसका व्यवसायी है, जो लीडर है टीम, या फिर कोई ऑथराइज बंदे के अलावा वहाँ पर कोई दूसरा उसको एक्सेस ना करे। बाकी जितने लोग काम करते हैं उनके पास वो अपने ही एरिया में काम कर सके, उसके लिए उनके पास लॉगिन ID और पासवर्ड हो, वो अपना लॉगिन करे, अपना पासवर्ड यूज करे और अपने क्षेत्र में काम करे और दूसरे में नहीं करे। अगर उनकी लॉगिन ID में कुछ गड़बड़ होती है तो पता चल जाएगी कि इस नंबर पर यहाँ पे इस कंप्यूटर से ये काम हुआ है, और उस पर लॉगिन कौन होता है वो पता होता है, वो सारा IT डिपार्टमेंट देता है। उससे क्या हो जाएगा कि अगर आपके कल को डाटा कहीं से लीक होते हैं, कहीं गलत एक्सेस कोई करता है, गलत छेड़खानी कोई करता है, तो ऑपरेशन आपको आप पकड़ सकते हैं। और पासवर्ड और जो सारे पासवर्ड और वो जो आप दे रहे हो, इन पर सारा कंट्रोल जो आपका IT टीम है जो सर्वर को देख रही है उसका होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से हम क्या करेंगे, क्या फ़ायदा होगा, क्या होगा जब हम ये सारी सिक्योरिटी करेंगे, सारी चीज़ों में स्वच्छता ले आएंगे, सारी चीज़ बेहतर कर देंगे, तो कहाँ हमें बेनिफिट होगा। इसमें हमारे जो राजनीति में एक गंदी राजनीति है, द्वेष, घृणा, नफरत, नशा, झांसा, इसको हम दूर भगाने में कामयाब होंगे, एक स्वच्छ राजनीतिक प्रणाली को जन्म देंगे और वो अवसर नहीं देंगे इस तरह की हमको हरकतें करने पड़े। अगर समाज में हैं तो हम अपना एक संवेदनशील व्यक्तित्व को के रूप में अपने को प्रतिस्थापित कर पाएंगे। अगर हम व्यवसाय में होंगे तो हम एक अच्छे व्यापारी के रूप में होंगे, ग्राहक हमारे को पास अपने आप आकर्षित होंगे। और इसके बाद में आपको ये जो 16वां हनुमान चालीसा